A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मैटर। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाऊंगा। यानी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स को यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जो चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी लेंदी है, यानी इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का काफ़ी लेंदी है। तो 2 पार्ट्स में मैं आप लोगों का इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। और इससे पहले मैंने आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पहले ही कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 के सभी वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके चैप्टर नंबर 1 को अपना पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परिचय लिखा हुआ है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को द्रव्य के बारे में कुछ बताया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे लिखी हुई है कि ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। देखिए, ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। अवयवों से मतलब क्या हो जाएगा? कंपोनेंट्स हो जाएगा। अवयवों, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मांड 2 अवयवों से मिलकर बना है, द्रव्य तथा ऊर्जा। द्रव्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, और ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है? यहां पे लिखा हुआ है वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य यानी मैटर कहलाती हैं। अब देखिए, यहां पे एक शब्द लिखा है ज्ञानेंद्रियों। ज्ञानेंद्रियों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, ज्ञानेंद्रियों, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंस ऑर्गन्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्ञानेंद्रियों का अर्थ बता देता हूं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, समझिएगा, ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाने का काम करती हैं। मानव शरीर में त्वचा, आंख, कान, नाक, जीभ आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप यहां पे ज्ञानेंद्रियों का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ज्ञानेंद्रियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंस ऑर्गन्स। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता देता हूं। ज्ञानेंद्रियां होती क्या हैं? तो ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के वे अंग हैं जो देखने, सुनने, महसूस करने, स्वाद, ताप, रंग आदि का पता लगाने का काम करती हैं। मानव शरीर में त्वचा, आंख, कान, नाक और जीभ आदि 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए द्रव्य की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैटर की डेफिनेशन लिखी है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्या लिखा है? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा
द्वारा कर सकते हैं द्रव्य कहलाती है। अब देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछ लिया जाएगा वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है तथा जिनका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? तो आप क्या बोलेंगे? द्रव्य यानी मैटर कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा। आई होप आपका ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और जो ज्ञानेंद्रियों के बारे में मैंने आपको बताया है इसको अलग से नोट जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं, भार तथा द्रव्यमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से कई क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट एंड मास। देखिए भार को इंग्लिश में वेट बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे तो क्या लिखा हुआ है। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है वेट की, समझिएगा। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? भार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का कहते हैं। और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें यहां पे भार भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप क्या बोलेंगे? उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, वेट कहते हैं। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो वेट होता है, जो भार होता है, भार बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं, ठीक है। पृथ्वी पर आपका भार यहाँ पे 20 किलो है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, बस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि अर्थ पर यानी पृथ्वी पर आपका वेट क्या है? 20 kg है। तो जब आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां पे आपका वेट चेंज हो जाएगा, 20 kg नहीं रह जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक मैं आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो देखिए ये एग्जांपल क्यों मैंने आपको बताया, कहने का मतलब ये है जो वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, स्थिर नहीं होता। यहाँ पे विभिन्न स्थानों पर भार आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल समझाया। तो जो वेट होता है, ध्यान रखिएगा, भार, वो स्थिर नहीं होता है। इसका मान पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये की पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। जो भार होता है वो स्थिर नहीं होता, भार में बदलाव होता रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पृथ्वी पर आपका भार कुछ और, तो चंद्रमा पर आपका भार कुछ और आपको देखने को मिलेगा। ये टॉपिक फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया भी हुआ था, इस बार भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे ये आपका हो गया भार। इसको अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी के अपोजिट हम देखते हैं यहां पे द्रव्यमान को। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। अब क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है, भार कहा जाता है। ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? द्रव्यमान यानी मास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपका एक की पॉइंट लिखा है कि द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी कहते हैं। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिख दिया जाएगा कि द्रव्यमान को कहा जाता है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जहां पे आपको संहति या मात्रा भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यमान है, जो मास है, इसको हम संहति या मात्रा भी कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद समझिएगा, इसका मान यानी द्रव्यमान का मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, यानी द्रव्यमान में
कोई बदलाव नहीं होता है। मैं आपको समझा दूं, जो द्रव्यमान आपका पृथ्वी पर होगा, अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर भी आपका द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। ये जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। और इसी के विपरीत अभी मैंने आपको भार के बारे में पढ़ाया था, तो भार के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि भार जो होता है वो स्थिर नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। भिन्न भिन्न स्थानों पर भार का मान भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलेगा, यहां पे लिखा भी हुआ था। लेकिन यहां पे जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान ये निश्चित होता है, इसका मान सभी स्थानों पर निश्चित रहता है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी इकाई किलोग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान की यूनिट यानी इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मात्रक बोलिए या फिर इकाई बोलिए या फिर इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट, तो आप क्या बोलेंगे? किलोग्राम। इसकी इकाई यानी द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। देखिए, मात्रक से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिजिक्स में सभी मात्रक मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, W = mg, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे W से मतलब क्या हो जाएगा? W से हमारा मतलब हो जाएगा वेट से यानी भार से, ये आपको ध्यान रखना है। m से मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? द्रव्यमान से। m से मतलब हो जाएगा मास, मास को हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान बोलेंगे। अब g से मतलब हमारा क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन आपको यहां पे ध्यान रखना है। W = क्या होता है? mg होता है, जहां पे W से मतलब होता है वेट यानी भार, m से मतलब होता है मास यानी द्रव्यमान, और g से मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे ये आपका टॉपिक हो गया भार तथा द्रव्यमान का। आई होप ये टॉपिक आपका यहां पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहां से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नोट करिएगा, यह आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? या फिर ऐसे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? देखिए, यहां पे ब्रह्मांड की बात हो रही है। ब्रह्मांड को इंग्लिश में हम यूनिवर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं फिर से, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे हाइड्रोजन। क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहां पे ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, यूनिवर्स में पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? तुरंत ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, यूनिवर्स में पूछा जा रहा है। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा भूगर्भ या फिर भूपर्पटी या फिर पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए, मैं तत्व की बात यहां पे कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, तत्व की बात यहां पे हो रही है, समझिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा भूगर्भ या फिर भूपर्पटी या फिर पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तब आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। और ये वाला क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो दोनों क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया और आंसर भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या था कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आप बोलेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रह्मांड की बात हो रही है, यूनिवर्स की। ब्रह्मांड में तो पूरी चीजें यहां पे आ जाएंगी, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था कि भूगर्भ या फिर भूपर्पटी या फिर
पृथ्वी, यहाँ पे केवल पृथ्वी की बात हो रही है, ब्रह्मांड की नहीं, केवल पृथ्वी यानी भूगर्भ या फिर आप बोल सकते हैं भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तब आप बोलेंगे ऑक्सीजन। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे और आंसर भी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यूनिवर्स में पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तब होगा हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, कहां पे, यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में। यानी हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात पृथ्वी की या फिर भूपर्पटी या फिर भूगर्भ, तब आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन बोलेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है ऊर्जा, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ऊर्जा को इंग्लिश में हम बोलते हैं एनर्जी। समझिएगा ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स के पोर्शन में पूछा गया था, यानी फिजिक्स के क्वेश्चन में आया हुआ था, क्योंकि फिजिक्स में भी हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे पूछ दिया गया था कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट क्या लिखा है कि ऊर्जा का ना तो भार होता है। देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार, यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। देखिए ज्ञानेंद्रियों के बारे में ऊपर ही मैंने आपको बताया, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस लाइन का मतलब समझिएगा, क्या लिखा था कि ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार, यद्यपि ऊर्जा के प्रभाव का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं या कोई काम आप करते हैं, तो जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा तो आपकी लगती ही है, ऊर्जा तो आपकी खर्च होती है, लेकिन जो ऊर्जा आपकी लगती है क्या वो आपको दिखाई देती है? आपने कोई काम किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई भारी सामान उठाया, तो आपको वहां पे अनुभव तो होता है कि हाँ मैंने कार्य किया और आपकी ऊर्जा वहां पे लगी है, लेकिन क्या ऊर्जा आपको दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं दिखाई देती। केवल आप महसूस कर पाते हैं कि हाँ मैंने ये कार्य किया हुआ है। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई भारी चीज उठाते हैं या किसी कार्य को थोड़ा देर तक आप करते तो आपको अपने शरीर में थोड़ी सी थकावट देखने को मिलती है। तो ये केवल आपको एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि हाँ ये ऊर्जा मेरी खर्च हुई है। आप देख नहीं पाएंगे ऊर्जा को, यही यहाँ पे लिखा है। देखिए ऊर्जा का ना तो भार होता है और ना ही आकार, ठीक है, केवल आप इसे अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना। आई होप ये बात आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर आगे लिखा हुआ है कि प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। यानी ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में यहाँ पे बताया गया। प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि आदि ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या दिया है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए अभी आइंस्टीन का इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा, वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से समझिएगा और आई होप ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ये टॉपिक। तो समझेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे देखिए आइंस्टीन, देखिए आइंस्टीन आप सभी लोग जानते हैं आइंस्टीन कौन थे, ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ये आप सब लोगों को पता है। तो आइंस्टीन के अनुसार, यानी वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार, साइंटिस्ट आइंस्टीन के अनुसार, यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट ऊर्जा निर्मुक्त यानी रिलीज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसी के समतुल्य या उसी के बराबर आप भी बोल सकते हैं, उसी के समतुल्य यानी इक्विवेलेंट ऊर्जा निर्मुक्त यानी रिलीज होती है। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने निम्न समीकरण दिया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है
इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आपको हर हालत में याद होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इज इक्वल टू mc स्क्वायर ये इक्वेशन है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको पहचानना होगा जहां पे आपको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी लिखा हुआ मिलेगा। या फिर ऐसे भी पूछा सकता है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। या फिर देखिए आपको थोड़ा कंफ्यूज भी किया जा सकता है, द्रव्यमान की जगह आपको यहाँ पे संहति भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि द्रव्यमान को संहति या मात्रा भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा संहति तथा ऊर्जा में संबंध है, या फिर संहति तथा ऊर्जा में संबंध स्थापित करने वाला समीकरण है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जहां पे E से मतलब क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, M से मतलब यहां पे क्या होगा, नष्ट हुआ द्रव्यमान, और यहां पे C से मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग होता कितना है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स यहां पे लिखा हुआ है। चाहे मीटर पर सेकेंड बोलिए, चाहे मीटर सेकेंड इनवर्स बोलिए, बात एक ही होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहां पे आपका इक्वेशन हो जाएगा। आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए कैसे पूछा जाएगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा द्रव्य की अवस्थाएं, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द्रव्य निम्नलिखित भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, ठोस अवस्था। ये सब आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठोस अवस्था जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट बोलेंगे। अब ठोस अवस्था क्या होती है समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका से मतलब किससे, द्रव्य की बात यहां पे हो रही है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, देखिए ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें ठोस अवस्था भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। तो यहां पे लिखा हुआ है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट कहलाती है। तो ये ठोस अवस्था में केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, बस, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे समझिएगा, कुछ उदाहरण यहां पे लिखे हैं, लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक आदि। अब देखिएगा लोहे की बात की जाए तो इसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, उसी प्रकार लकड़ी, पत्थर, बर्फ, गंधक ये सभी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये यहां पे एग्जाम्पल हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे दूसरी स्टेट यहां पे क्या दी गई है, द्रव अवस्था। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लिक्विड स्टेट बोलेंगे। तो चलिए इसको हम डिटेल में यहां पे समझते हैं। तो देखिए द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट कहलाती है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, जो द्रव अवस्था होती है इसमें आयतन, जो वॉल्यूम होता है, आयतन को इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो आयतन तो निश्चित होता है, ठीक है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी द्रव अवस्था में क्या होता है, आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित होता है। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, द्रव अवस्था। ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण के तौर पे समझिएगा, जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि ये सब
द्रव अवस्था है। देखिए कैसे समझेंगे, मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। जैसे जल की बात हो रही, जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है। तो पानी को अगर आप देखिए एक छोटे से ग्लास में रखेंगे, ठीक है, अगर आप एक छोटे से ग्लास में ऐसे पानी को रखेंगे उसमें भी पानी आ जाता है, अगर उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। अगर आप एक बड़े से टब में पानी को रखेंगे उसमें भी पानी यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट कहलाती है। आई होप आप लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे। मैंने आपको पानी के उदाहरण से समझा भी दिया। इसी तरीके से दूध की बात की जाए, छोटे से ग्लास में भी आ जाता है, बड़े से कंटेनर में रखेंगे उसमें भी आ जाएगा। इसी तरीके से तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव अवस्था हो गई। अब इसके बाद समझेंगे गैस अवस्था। गैस अवस्था जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। यानी यहाँ पे जो गैस अवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट कहलाती है। ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं। जिस पात्र में रख देंगे उसी का आकार और आयतन, देखिए आकार आयतन दोनों की बात हो रही है, एक ही नहीं, दोनों आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखिएगा वायु, वायु का मतलब क्या हो जाएगा, हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो यहाँ पे देखिए वायु को छोड़िए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब तो यहाँ पे गैसेस ही लिखी हुई है, वैसे ही आप समझ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब यहाँ पे गैस अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे, वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तो गैस अवस्था में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, और ये जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ की पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। चूंकि द्रव तथा गैसों में बहने का गुण होता है, देखिए द्रव और गैस दोनों में ही बहने का गुण होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, तरल पदार्थ यानी फ्लूइड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तरल पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स, मतलब तैरने वाले, ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद समझिएगा यहाँ पे एक और की पॉइंट है कि जल विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, सामान्य ताप पर जल द्रव यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सामान्य ताप पर जो जल होता है, जो वाटर होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर या बर्फ यानी ठोस के रूप में पाया जाता है, ठीक है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो जल होता है यानी जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, जम जाता है यानी बर्फ बन जाता है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे, आप 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जो पानी होता है ये जम जाता है यानी बर्फ यानी ठोस के रूप में पाया जाता है। तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह से मतलब किससे हो जाएगा, जल से हो जाएगा, वाष्प यानी गैस के रूप में पाया जाता है। अगर जल को आप 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो वाष्प के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है पहले से, आपको यहाँ पे पता होगा, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सॉलिड स्टेट पढ़ा हमने यहाँ पे यानी ठोस अवस्था, फिर इसके बाद द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट, फिर इसके बाद गैस अवस्था यानी गैसियस स्टेट, ये हो गया। अब इसके अलावा इन तीनों अवस्थाओं के अलावा यहाँ पे चौथी अवस्था भी देखने को मिलती है द्रव्य की, जो कि प्लाज्मा है। तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा द्रव्य की चौथी अवस्था, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा चतुर्थ, क्या लिखा हुआ मिलेगा, चतुर्थ, या फिर चौथी अवस्था
कौन सी होती है? चतुर्थ का मतलब ही यहाँ पे चौथी होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्य की चौथी अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। और यही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस ये सब लोग जानते हैं, ये तीनों स्टेट्स के बारे में जानते हैं यहाँ पे, लेकिन जो चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट प्लाज्मा है, इसके बारे में कम लोगों को नॉलेज होती है, तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द्रव्य की चौथी अवस्था है, ये जो प्लाज्मा है ना, ये द्रव्य की चौथी अवस्था है। यह सर्वविदित है कि ठोस, द्रव एवं गैस सभी विद्युतीय रूप से उदासीन रहते हैं, यानी न्यूट्रल रहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ठोस, गैस, द्रव ये सभी विद्युतीय रूप से यानी विद्युत रूप से जो होते हैं उदासीन रहते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में पदार्थ का अधिकांश भाग आयनित अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यही आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां से तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, केवल आपसे ये पूछा जाएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो आप प्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, अब समझेंगे इसके आगे क्या लिखा है। यहाँ पे जो यूज दिया है प्लाज्मा का, ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए लिखा है कि प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में होने के कारण निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका उपयोग ऊष्मा नाभिकीय शक्ति और विद्युतीय शक्ति के लिए हो सकता है। और देखिए यहाँ पे ये की पॉइंट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। देखिए सूर्य आप देखते हैं, तारा भी आप लोगों ने देखा होगा, सूर्य और तारों इन सबको आपने देखा होगा कि सूर्य में एक चमक होती है, तारों में भी एक चमक होती है। ये चमक प्लाज्मा के कारण देखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री बोलेंगे तो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य और तारों में चमक देखने को मिलती है, इसका कारण क्या होता है? प्लाज्मा के कारण, ठोस के कारण, द्रव के कारण, गैस के कारण। तो आप क्या बोलेंगे? प्लाज्मा के कारण। नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वहां मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि हाँ ये जरूर नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे एक और नोट पॉइंट दिया है, ये भी आपको लिखना होगा। क्या लिखा है कि भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहलाती है। समझिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही पूछा जाएगा कि भौतिकी की वह शाखा जो विद्युत उत्पादन के लिए प्लाज्मा का अध्ययन करती है उस शाखा को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहलाती है। ये नोट कर लीजिएगा, की पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद लिखा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। देखिए जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है ये आप लोगों ने देखी होगी, और जो नियॉन बल्ब है, अब नियॉन बल्ब है, इसमें भी प्लाज्मा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे 4 स्टेट तक हमने पढ़ लिया, चौथी स्टेट अभी हमने पता कि यहाँ पे क्या लिखी हुई थी, प्लाज्मा। देखिए ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, प्लाज्मा के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता रहा होगा। उन लोगों को केवल ठोस, द्रव, गैस के बारे में पता होगा, प्लाज्मा नहीं पता होगा। लेकिन चौथी अवस्था भी होती है, ये छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। अब देखिए चौथी के बाद यहाँ पे एक 5वीं अवस्था भी दी गई है। ये 5वीं अवस्था आपकी लिखी हुई है, समझिएगा। द्रव्य की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पदार्थ की 5वीं अवस्था का नाम क्या है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्रव्य की 5वीं अवस्था का नाम, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह द्रव्य की 5वीं ज्ञात अवस्था है। जो ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य की 5वीं ज्ञात अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि द्रव्य की 5वीं अवस्था का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे जिसमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट देखने को मिलेगा। तो ये 5वीं अवस्था होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह द्रव्य की 5वीं ज्ञात अवस्था है।
यह भी ताप तथा दाब की विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत देखी जा सकती है। अब देखिए जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं, यहाँ से केवल यही पूछा जाएगा आपसे कि पदार्थ की 5 व्यवस्था या फिर द्रव्य की 5 व्यवस्था क्या होती है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आपसे कोई टॉपिक नहीं पूछा जाएगा। तो केवल आप इतना याद कर लीजिएगा कि जो द्रव्य की 5वीं अवस्था है ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होती है, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द्रव्य की प्रथम 3 अवस्थाएं ही सामान्यतया देखी जा सकती हैं। जो द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं प्रारंभिक, देखिएगा ठोस, द्रव, गैस, यही तीनों अवस्थाएं ही सामान्यतया देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा 2 और हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो समझिएगा यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो द्रव्य है, द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, समझिएगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, 3 नहीं 5, ठीक है। और ये 5 अवस्थाओं के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो चौथी और 5वीं अवस्था है वहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिएगा। यहां तक क्लियर। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए देखते हैं द्रव्यों में अवस्था परिवर्तन ये कैसे होता है, कैसे देखने को मिलता है। तो देखिएगा, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। यानी जो द्रव्य में, यहाँ पे समझिएगा, जो द्रव्य में उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा होती है, इसी कारण यहाँ पे द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। यही तो यहाँ पे लिखा है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन का मुख्य कारण, जो मेन रीजन है, उसमें उपस्थित अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। अब यहाँ पे समझिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। देखिए तापमान बढ़ाने पर, समझिएगा, जब तापमान बढ़ाया जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है, जब टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, तो क्या होगा कि अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और देखिए तापमान में और अधिक वृद्धि करने पर, यानी टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दिया जाएगा और बढ़ा दिया जाएगा, तो गतिज ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण अणु मुक्त रूप से गति करने लगते हैं, अर्थात द्रव्य गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे द्रव्य में अवस्था परिवर्तन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर समझिएगा आगे क्या लिखा है कि तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं। देखिए जब बढ़ाया जा रहा था तो यहाँ पे चेंजेस होते चले जा रहे थे। अब जब तापमान कम कर दिया जाएगा, इसी के अपोजिट कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तापमान कम करने पर उपरोक्त के विपरीत क्रियाएं होती हैं तथा द्रव्य ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया ना, अगर बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाए जाने के लिए यहाँ पे सभी घटनाएं बताई गई, और जब इसी के विपरीत यहाँ पे किया जाएगा, कम किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विपरीत क्रियाएं देखने को मिलेंगी तथा द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे जल है, जल की बात की जाए, जल क्या है, ये द्रव्य अवस्था में होता है। अगर देखिए यहाँ पे तापमान कम कर दिया जाए, 0 डिग्री सेल्सियस या यहाँ पे इससे कम में हम चले आए, तो जल क्या होगा, क्या वो लिक्विड स्टेट में रह जाएगा, द्रव अवस्था में रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। ये जल बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में यहाँ पे आ जाएगा जब 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे तापमान पर हम ले आएंगे। तो आई होप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, यही यहाँ पे लिखा हुआ था। फिर आगे लिखा है कि द्रव्य अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निम्न प्रक्रमों द्वारा परिवर्तित होता है। तो समझेंगे, सबसे पहला प्रक्रम यहाँ पे क्या दिया है, गलन यानी मेल्टिंग।
अब ये गलन क्या होता है समझिएगा, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है कि वह निश्चित ताप, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है निश्चित, समझिएगा, अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेशन ही अलग हो जाएगी, फिर ध्यान रखिएगा, निश्चित ये शब्द तो जरूर रहेगा। तो लिखा है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी ठोस अवस्था से पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस द्रव्य का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है तथा यह प्रक्रम गलन कहलाता है। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है, यानी अगर अशुद्धि उपस्थित है यहाँ पे तो क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा, वो कम हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलेंगे अशुद्धि की उपस्थिति में गलनांक कम हो जाता है। जब भी इंप्योरिटीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, गलनांक कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है और आपसे पूछा जरूर जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है हिमांक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। अब हिमांक क्या होता है, तो यहां पे लिखा है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, उस द्रव्य का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि जल का हिमांक कितना होता है, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो जल होता है वो जम जाता है, जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जल बर्फ में चेंज हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल का हिमांक कितना होता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या बोलेंगे, जो जल का हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा क्या लिखा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक घट जाता है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, किसी द्रव में अशुद्धि उपस्थित होने पर वह शीघ्रता से जम जाएगा, ठीक है, शीघ्रता से जम जाएगा, अर्थात उसका हिमांक घट जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बोलेंगे हिमांक जो होता है वो घट जाता है। देखिए थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही सब क्वेश्चन जो बोल रहा हूं आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे, और अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे तो गलत करके आएंगे क्वेश्चन के आंसर को। तो अच्छे से थ्योरी पार्ट को पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे हम, यहाँ पे क्वथन दिया है, बॉइलिंग दिया है। अब ये क्वथन क्या होता है ये हम समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्वथन क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है तथा यह प्रक्रम क्वथन यानी बॉइलिंग कहलाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2018 यानी 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में, कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। तो क्या आप कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप पेपर चेक कर लीजिएगा, खुद ही पता चल जाएगा, और दोबारा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन कराऊंगा ही।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। देखिए, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। अब उदाहरण के तौर पे समझिएगा, यहाँ पे पहला उदाहरण क्या दिया है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है। ये आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, ये एग्जाम्पल आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। यहाँ पे लिखा है कि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब का मान कम होता है, अतः द्रव का वाष्प दाब कम तापमान पर ही वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तथा द्रव कम ताप पर ही उबलने लगता है, अतः पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। देखिए, छोटी क्लासेस में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता था कि पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है, इसका रीजन क्या है? तो रीजन आपके सामने यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो यही रीजन है कि पहाड़ों पर जल अपने सामान्य क्वथनांक से पहले ही उबलने लगता है। सेकेंड पॉइंट यहां से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। यहां पे लिखा हुआ है, प्रेशर कुकर से वाष्प बाहर नहीं जा सकती, ये आप सब लोग जानते हैं। इस कारण कुकर में जल पर दाब बढ़ जाता है, अतः जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। अभी ऊपर ही बताया, कुकर में उच्च ताप प्राप्त हो जाने के कारण दाल शीघ्रता से गल जाती है। आप लोगों को पता है ना कि जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसमें दाल शीघ्रता से गल जाती है, शीघ्रता से बन जाती है। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सामान्य परिस्थितियों में जल का क्वथनांक कितना होता है, या फिर जल का क्वथनांक कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था इसी उदाहरण से रिलेटेड कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए गए थे कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अलग से, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, वाष्पन यानी इवेपोरेशन, इंग्लिश में बोलेंगे इवेपोरेशन, वाष्पन को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वाष्पन क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में, देखिए यहां पे किसी भी ताप पर लिखा हुआ है, किसी भी ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु में आर्द्रता पर निर्भर करती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वाष्पन की दर निर्भर करती है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, वायुमंडल के ताप पर, वायु में आर्द्रता पर, या उपरोक्त सभी पर। तो आप क्या बोलेंगे, उपरोक्त सभी पर, यानी द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, वायुमंडल के ताप पर, वायु में आर्द्रता पर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलेंगे सब्लिमेशन। ये टॉपिक यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो समझेंगे यहाँ पे ऊर्ध्वपातन क्या होता है। यहाँ पे लिखा है, कुछ ठोस पदार्थ गर्म पड़ने पर, कुछ की बात हो रही है, सभी की नहीं, कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट तथा यह प्रक्रम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए समझिएगा, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए, यानी वो द्रव अवस्था में परिवर्तित ही नहीं होते, सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलेंगे,
ऊर्ध्वपातज पदार्थ बोलेंगे यानी सब्लिमेट सब्सटेंस बोलेंगे। और यह प्रक्रम क्या कहलाएगा, यह घटना क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के तौर पर नौसादर, कपूर, आयोडीन आदि, ये सब यहाँ पे ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे नौसादर है, कपूर है, आयोडीन है। अब देखिए यहाँ पे नौसादर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे नौसादर, यहाँ से आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है। क्या पूछा जाएगा कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूं, अमोनियम। ठीक है, क्या लिखेंगे, अमोनियम। फिर उसके बाद लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ये होता है नौसादर का रासायनिक नाम। आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड होता है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप बोलेंगे NH4Cl। क्या बोलेंगे, NH4Cl। ये होता है नौसादर का रासायनिक सूत्र। और रासायनिक नाम तो ऊपर लिख ही दिया मैंने। देखिए रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सभी इंपॉर्टेंट जो सूत्र होंगे, फॉर्मूले होंगे केमिस्ट्री के, वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऊर्ध्वपातन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप मुझे ये बताइएगा कि साधारण नमक का, ठीक है, जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आप लोगों ने क्लास 3rd या 4th में पढ़ा होगा। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है द्रव्य का अणुगति सिद्धांत। इंग्लिश में बोलेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार, यानी द्रव्य के अणुगति सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट लिखा है कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन कणों को अणु या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं, अणु या फिर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कि एक ही द्रव्य के, समझिएगा, एक ही द्रव्य के समस्त अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में समान होते हैं। गुणधर्मों से मतलब प्रॉपर्टीज में समान होते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक ही द्रव्य के, ये भी कंडीशन है कि एक ही द्रव्य के समस्त अणु यानी सभी अणु सभी प्रकार से गुणधर्मों में यानी प्रॉपर्टीज में समान होते हैं, जबकि विभिन्न द्रव्यों के अणु, ध्यान रखिएगा, विभिन्न द्रव्यों के अणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ खाली स्थान होता है, जिसे अंतरा आणविक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्रव्य के अणुओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। तो आप बोलेंगे अंतरा आणविक स्थान, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पे है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नोट कर लीजिएगा कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स
ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि द्रव्य के अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इस आकर्षण बल को ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और यह ससंजक बल ठोस अवस्था में सबसे अधिक परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। मैं आपको समझा दूं, देखिए जो ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ये ठोस अवस्था में सबसे अधिक, फिर द्रव अवस्था में उससे कम हो जाता है, ठोस अवस्था से कम, और गैसीय अवस्था में तो सबसे कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिएगा, द्रव्य के अणु निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर द्रव्य के ताप को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्या पूछा जाएगा, यदि द्रव्य के ताप को बढ़ा दिया जाए तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे, बढ़ेगी, क्योंकि द्रव्य का ताप बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये यहाँ पे द्रव्य का अणुगति सिद्धांत हो गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एटम्स यानी परमाणु के बारे में बताया गया है। तो परमाणु क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है। परमाणु या द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, ध्यान रखिएगा। जो परमाणु है ये स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी, ये तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बहुत से समान अथवा असमान परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है कि अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में जोड़ने से होता है, जिसका अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ये यहाँ पे लिखा है, जो अणु का निर्माण है ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, ध्यान रखिएगा, निश्चित अनुपात में जोड़ने से होता है, जिसका अणुभार उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स को कवर करा दिया है, और जो चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस अलग से भी बताए हैं जो कि आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी भी इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। कल की वीडियो में मैं इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि सभी जो थ्योरी पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सॉल्व करवा दूं। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं कोशिश करूंगा अगले 2 पार्ट में ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करवा दूं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों की मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।